हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप लोगों ने बजट पढ़ा होगा। 1 फरवरी को ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था वित्त मंत्री के द्वारा। बजट पढ़ते समय आपके सामने कई सारे टर्म्स आते हैं जिनको समझ लेना काफ़ी ज़रूरी है। कुछ टर्म्स तो प्योरली इकोनॉमी के होते हैं और कुछ टर्म्स उसमें आपको ऐसे देखने के मिलेंगे जो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर है, ऑरेंज इकोनॉमी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। किस तरीके से इन सभी सेक्टर्स को कितने रुपए अलॉट किए गए हैं, ये सारी तमाम बातें आपने बजट में पढ़ी होंगी। यूपीएससी जरूरी नहीं है कि बजट से ही कोई सवाल पूछे, वो कई सारे फैक्ट्स को सिंथेसाइज करके एक नया क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो इस एपिसोड में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि बजट जो हम पढ़ रहे हैं इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो तो इंपॉर्टेंट हैं ही, तो किस तरीके से क्वेश्चन सिंथेसाइज करके अलग अलग फैक्ट्स को क्रिएट करता है यूपीएससी, इसकी भी कोशिश करते हैं जानने की। तो पहले बता दे रहा हूं मैं आपको, इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए। कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे और उनको समझना भी काफी जरूरी है। कुछ कॉमन टर्म्स और कुछ नए टर्म्स। व्हाट इज यूनियन बजट? आई थिंक दिस इज वन ऑफ द कॉमन टॉपिक। यूनियन बजट क्या होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, हर साल आता है और उसको लोकसभा में रखा जाता है। जो सरकार की योजना है साल भर की, वो उसको टेबल पे रखती है, वित्त मंत्री उसके बारे में सारी घोषणाएं करते हैं। आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टर्म जिसके बारे में आप सभी लोग फैमिलियर होंगे। इट इज एन ऑफिशियल नेम, इसका क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली, विच इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 112। यूनियन बजट, एनुअल स्टेटमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो ब्यौरा होता है वही सब इसमें होता है बजट में। ये सारी चीजें आप जानते हैं। नाउ फिस्कल डेफिसिट ऑल्सो कॉमन, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी को ये बात पता हो। फिस्कल यानी कि राजकोष, राजकोषीय घाटा हिंदी में कहते हैं इसको। सरकार पैसा खर्च भी करती है, कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में खर्चा करती है, रेलवेज बनाने में करती है, ब्रिजेस बनाने में करती है, राइट, सुरंग बनाने में करती है। तो उसमें उसका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, इनकम से अगर ज़्यादा खर्चा हो जाए, तो एक प्रकार का घाटा देखने को मिलता है। उस घाटे को ही हम क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। यानी कि जो पॉलिसीज सरकार बना रही है उसको मेंटेन करने के लिए भी सरकार को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये घाटा जरूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर आप आम भाषा में समझे तो। व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज मोर देन इट्स इनकम, कमाई से ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तब ये दिक्कत आती है। इट शोज हाउ मच गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो। इससे ही पता चलता है कि सरकार को कितना रुपया अब उधार लेना है। बोरो लेती है सरकार, बाहर से भी लेती है और इंटरनल बोरोइंग भी करती है आरबीआई से। हायर डेफिसिट मीन्स मोर बोरोइंग। अगर अधिक घाटा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जरूरत से ज़्यादा क्या कर रखा है? बोरो कर रखा है। Higher deficit means leads to increased borrowing. Borrowing need for what? Shows how much to borrow. And budget deficit means when spending exceeds income. अर्थात इनकम से ज़्यादा क्या हो जाए? खर्चा हो जाए। तब हम किस प्रकार के बजट को देखते हैं? बजट डेफिसिट। एक और टर्म आपने देखा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। शॉर्ट फॉर्म इसका है कैपेक्स। कैपिटल यानी कि पूंजीगत जो स्पेंडिंग है सरकार की लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि अगर रोप वे बनाना है, लंबा हाईवे बनाना है ना, लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट करती है सरकार, तो उस प्रकार के खर्चे को सरकार में कहते हैं पूंजीगत खर्चा, यानी कि कैपिटल स्पेंडिंग कहते हैं। दीज इंक्लूड्स व्हाट? रोड्स, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इवन इन टेक्नोलॉजी ऑल्सो। वाई गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। सरकार की कोशिश रहती है कि अर्थव्यवस्था लगातार ऊपर उठती रहे और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे एम्प्लॉयमेंट की अलग अलग सेक्टर्स में। ठीक, कैपिटल स्पेंडिंग लाइक इन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार कई माध्यमों से पैसा निवेश करती है। तो इस प्रकार के निवेश को कहा जाता है, दीज आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक्चुअली, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ वी हैव रेवेन्यू रिसीट्स, यानी कि राजस्व आय। सरकार की ऐसी आय जो किसी प्रकार का डेट क्रिएट नहीं करती, कर्जा क्रिएट नहीं करती, उसी को कहते हैं क्या? रेवेन्यू रिसीट्स। मनी रिसीव्ड विदाउट क्रिएटिंग डेट। बिना किसी कर्जे के हमारे पास इनकम आ जाए तो उस प्रकार के रिसीविंग्स को कहा जाता है रेवेन्यू रिसीट। मेनली और कहाँ से आता है ये? इट कम्स फ्रॉम वेरियस टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी आर द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्स। ठीक है, जहाँ से सरकार को ये इनकम हो रही है और ये कोई डेट क्रिएट नहीं कर रहा है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट? फीस एंड ड्यूटीज। तो ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर सरकार को सिर्फ आमदनी होती है और ऐसा कोई डेट क्रिएट नहीं होता। ठीक है, ये सरकार के लिए काफ़ी अच्छी आमदनी है। नाउ जब टैक्स की बात चली ही है तो हमें पता होना चाहिए कि हाउ मेनी टैक्सेस आर देयर, जो कि क्या है? फाइनेंशियल बैकबोन माना जाता है किसका? सरकार का, गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल बैकबोन। सो ब्रॉडली वी कैन डिवाइड टैक्स इनटू 2 टाइप्स, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड वन इज इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ये आप इकोनॉमी वाली क्लास में पढ़ते होंगे। डायरेक्ट टैक्स के 2 एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए, देखिए जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू माना जाता है दीज टैक्सेस। ओके, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, डेट टू जीडीपी रेशियो। व्हाट इज दिस?
इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है यूपीएससी इससे ही क्वेश्चन बना के पूछ ले, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीडीपी, डेट टू जीडीपी रेशियो, या क्वेश्चन ऐसे बना सकता है यूपीएससी, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट डेट टू जीडीपी रेशियो। तो सबसे पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे कि मान लीजिए कि टोटल डेट अपॉन जीडीपी ऑफ अ कंट्री, ठीक है, इन केस इंडिया, इनटू 100। दिस इज द वेरी सिंपल फॉर्मूला ऑफ दिस। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो अगर हम मान लें कि टोटल डेट कितना है, 100 लाख करोड़ का है, जीडीपी मान लेते हैं फिलहाल एग्जांपल के लिए 200 लाख करोड़ की है, इनटू मैं कर देता हूँ 100, तो 100 इंटू 200 और ये हो गया 50। तो डेट रेशियो कितना आ गया, डेट टू जीडीपी रेशियो कितना आ गया, 50% आ गया। ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या है, माना जाएगा कि ये फाइनेंशियल रिस्क की तरफ जा रहे हैं हम लोग। टोटल गवर्नमेंट डेट कंपेयर टू ग्रॉस जीडीपी, दैट इज ग्रॉस मतलब सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही है। अ लोअर रेशियो सिग्निफाइज द हेल्थियर इकोनॉमी व्हाइल अ हायर रेशियो इंडिकेट्स व्हाट, इंक्रीज्ड फाइनेंशियल रिस्क। तो पर्पस क्या है सरकार का? पर्पस सरकार का ये है कि इसको 55.6% तक लेकर आना है, जो कि डेट रेशियो इतना बना हुआ है, यानी कि ज़्यादा की तरफ है। और 2031 तक इस रेशियो को 50% तक लाने का उद्देश्य है सरकार। तो आप जरूर इसके बारे में पढ़ के जाइए क्या कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेट टू जीडीपी रेशियो। लाइक फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति। सरकार इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए पब्लिक स्पेंडिंग्स करती है, बोरोइंग करती है, टैक्सेशन करती है। व्हाई? टू मेंटेन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट प्लान फॉर टैक्सेस एंड स्पेंडिंग, राइट, यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। पर्पस क्या है? महंगाई को कम करना और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, यही पर्पस होता है सरकार का। सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस द ओवरऑल इकोनॉमी, और सरकार की इस नीति से ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखने को मिलता है, राइट। फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड मैक्रो इम्पैक्ट। तो इन सब चीज़ों को भी स्टेबलाइज करने की कोशिश करी जाती है फिस्कल पॉलिसी के द्वारा। बहुत ही बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए सरकार की, घाटा जरूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सरकार को मेंटेन करना पड़ता है कि एक तरफ से लगातार इनकम आती रहे और उस हिसाब से हमको क्या करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए, ठीक है। इससे हमको पता चलता है कि जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो भी मेंटेन रखना काफ़ी ज़रूरी है। फिस्कल डिसिप्लिन से यहाँ पर मतलब ये है कि सरकार को सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा खर्चा करना चाहिए जो वाकई में बहुत आवश्यक हैं, फालतू खर्चा करने से बचना चाहिए। ये इसे ठीक आप घर की अर्थव्यवस्था से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आजकल हाथ मेरा तंग चल रहा है, तो क्या करेंगे आप? उन्हीं चीज़ों पे खर्चा करेंगे ना जो बहुत आवश्यक है, फालतू खर्चा नहीं करेंगे। यानी कि वैसी चीज़ें हैं ऐश्वर्य वाली, वो चीज़ें खरीदने से आप बचेंगे। तो इन सब चीज़ों को कहा जाता है क्या, टू मेंटेन द फिस्कल डिसिप्लिन। गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों की जानकारी रहती है और कोशिश रहती है सरकार की कि फिस्कल पॉलिसी इस तरीके से बनाई जाए कि इकोनॉमी क्या है, बिल्कुल स्मूथ चलती रहे। अब थोड़ा एक ऐसा टर्म देखने को मिल रहा है जो आपको इस बार के बजट में देखने को मिला होगा, ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात कही है सरकार ने। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑरेंज इकोनॉमी? ऑरेंज इकोनॉमी आप जानते ही हैं किस चीज़ से संबंधित है। इसका संबंध है इंटरनेट गेमिंग से। किस चीज़ से संबंधित है? इंटरनेट गेमिंग से। तो अभी जो इंडिया के जो यूथ है ये बाहर के गेम्स को खेलता है, उनकी एनिमेशंस को देखता है। तो हमको एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स चाहिए जो खुद क्रिएट कर सकें उस कंटेंट को, जिससे दुनिया भर के लोग उसको देखें। इन चीज़ों को बढ़ावा देने से क्या फ़ायदा होगा? इकोनॉमी को एक नया बूम मिलेगा, जैसे कि चाइना में है, कोरिया में है, राइट। तो इसके लिए डिजिटल इंडस्ट्री को क्रिएट करना काफ़ी ज़रूरी है और इसके लिए लगभग 15,000 स्कूल्स में डिजिटल लैब क्रिएट करी जाएंगी। ऐसा टारगेट रखा गया है इस ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। एनिमेशन, गेमिंग एंड विजुअल इफेक्ट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? VFX। एक टर्म आप और जान लीजिए, AVGC। क्या कहते हैं इसको? AVGC। देखिए, AVGC। A फॉर एनिमेशन, V फॉर विजुअल इफेक्ट्स, G फॉर गेमिंग एंड C फॉर कॉमिक्स। तो इसके लिए इस बजट में लगभग 250 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। 250 करोड़ रुपए, और 2030 तक लगभग 20 लाख करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का भी लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ऑरेंज इकोनॉमी आपको एक इस बार के बजट में नया दिख रहा होगा। इसका अच्छा फोकस रहेगा, इसमें क्रिएटिव इंडस्ट्री डेवलप करनी है, विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशन एंड गेमिंग और डिजिटल मीडिया को बढ़ावा देना है। तो सरकार लगभग हर क्षेत्र को कवर कर रही है अपने इस बजट के द्वारा। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 या 2.0 भी कहा जाता है। सेमी कंडक्टर अब बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया में बहुत
ज़्यादा कंपटीटर्स है इसमें, खासतौर पे ताइवान, यूएसए, ये सब मार्केट लीडर्स हैं। तो इन जायंट्स के सामने सेमीकंडक्टर की मार्केट क्रिएट करना इंडिया के अंदर सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार को कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। सरकार ने उद्देश्य रखा है कि इट विल गोइंग टू पुश फॉर एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। भारत को भी एक चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। स्ट्रेंथ्स द डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी सेक्टर, जिससे क्या होगा कि जो घरेलू उद्योग है तकनीक का, उससे इसको बढ़ावा मिल सके। राइट, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इट रिड्यूसेस क्रिटिकल डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। इससे क्या होगा कि हमारी जो निर्भरता है दूसरे देशों पर, ये काफ़ी हद तक कम होगी। और जाहिर सी बात है, जब इस प्रकार का सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है तो जॉब क्रिएट भी होती है अलग अलग सेक्टर्स में। तो इसमें जाहिर सी बात है कि स्किलफुल पर्सन चाहिए होंगे। तो सेमीकंडक्टर मिशन को भी विशेष ध्यान दिया गया है और जितना मुझे याद है कि लगभग 1000 करोड़ रुपए फिलहाल इस बार के बजट में अलॉट किए गए हैं। पुराना टर्म है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये सारी बात आप जानते ही हैं, एक टैक्स स्लैब होता है कि कितनी इनकम तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो ये जो स्लैब है इस बार का, ये 2025 वाला ही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। तो 12 लाख तक की कमाई में कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा, लगभग ऐसा ही इस बार भी है। लेकिन 12 लाख से अगर 13 लाख हो जाती है तो आपको टैक्स स्लैब चेक कर लेना चाहिए कि आपको कितना टैक्स पे करना है। राइट, it will be going to effective from 2026 April. New regulations will be implemented, right? The updated law features simplified rules for easier compliance. ये सारी बातें आप जानते ही हैं। Reduce litigation, ये भी एक अनकॉमन सा टर्म है, ठीक है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ लेना चाहिए। Measures to reduce tax disputes, टैक्स को लेकर भी बड़ी मारामारी है, लोग टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन ऑफ द पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन, जो छोटे मोटे जो विवाद हैं उनमें बहुत ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि टैक्सेशन को लेकर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि कई सारे फायदे हो सकते हैं और टैक्स सिस्टम हमारा है वो काफ़ी स्मूथली काम करेगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। इट विल कट मल्टीपल केसेस, डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ साइमल्टेनियस लीगल प्रोसीडिंग्स, राइट। और कैसे हमारा टैक्स सिस्टम इंप्रूव हो सकता है? रिड्यूस टैक्स डिस्प्यूट्स, मिनिमाइज डिसएग्रीमेंट ओवर टैक्स ऑब्लिगेशंस, ठीक है, ब्ला ब्ला, आप जो भी है देख सकते हैं। तो इसको भी इसमें कवर किया गया है इस बार के इन दिस बजट। दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी डिडक्शन। तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ से इकोनॉमी वाला क्वेश्चन आ जाए। यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया। इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है, किस आर्टिकल में है और किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस हुई है पिछले 5 सालों में, समथिंग लाइक दैट। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ उसको इकोनॉमी और बजट के रूप में ही मत देखें, ये अपने आप में भी एक संस्था है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने आप में क्या है? एक सोसाइटी है। तो इस बार क्या खास है? खास ये है कि जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, ये भी, इनके भी कई सारे मल्टीपल सोर्स होते हैं इनकम के, जॉब क्रिएशन करने के, रूरल एरियाज़ में खासतौर पे। तो रूरल एरियाज़ या कह सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की बात कही है सरकार ने इस बार के बजट में। डिडक्शन से मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे किसी सोसाइटी की कुछ इनकम है, उस इनकम में कुछ ना कुछ टैक्स तो लगता ही होगा। अगर वो इस बार कैटल फीड्स और कॉटन सीड्स को भी उसमें जोड़ दें तो वो क्लेम कर सकते हैं कि भैया इसको इंक्लूड ना किया जाए। तो ये एक क्या दिया गया, इसमें डिडक्शन दिया गया है कि उस इनकम को क्या कर दिया जाएगा? डिडक्ट कर दिया जाएगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। What I want to tell you कि प्लीज गो थ्रू द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इट्स वर्किंग, और संविधान में इसकी क्या स्थिति है, मैं ये चाहूँगा। आईटी सर्विसेज सेफ हार्बर, देखिए इंडिया में कई सारी आईटी कंपनीज काम कर रही हैं, ठीक है, कई सारे नाम आप जानते ही होंगे। तो उनको एक ही कैटेगरी में ला के रख दिया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंसेस करके नाम दिया गया है। तो जितना भी उनको फायदा होता हो, जितना भी उनको प्रॉफिट होता हो, उसको एक्चुअल प्रॉफिट हर जगह दिखाने की जरूरत नहीं है उस कंपनी को। टोटल इनकम का जो 15.5% है, सिर्फ उसको उतना ही टैक्स देना होगा, ऐसा कहा गया है इस बार के बजट में। आईटी सर्विसेज को एक सेफ हार्बर प्रोवाइड किया गया है 15.5% तक। थ्रेशोल्ड कितनी है इसकी? 2000 करोड़ रुपीस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ टुडेज क्लास, फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर्स। यू नो व्हाट आर फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर्स? क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम सुना होगा। मैं चाहूँगा कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। क्लाउड कंप्यूटिंग में कंपनीज प्रोवाइड करती हैं क्या? सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो आपको 3 टर्म देखना है। एक तो आप याद रखेंगे IaaS, IaaS। एक आप नाम याद रखिए SaaS, SaaS। IaaS का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। एस का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या है? सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ये क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है, ये चीजें याद रहेंगी। अब दूसरी बात यह है इसमें कि सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज कौन सी हैं? सारी, अधिकतर इसमें यूएस बेस है, ठीक है। तो फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर्स कंपनीज प्रोवाइड्स व्हाट? क्या प्रोवाइड करती हैं? ये सारी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा स्टोरेज, बिग डाटा स्टोरेज एंड समथिंग लाइक दैट। तो इसको भी इस बार के बजट में देखते हैं क्या मिला है।
टैक्स हॉलीडे एक्सटेंडेड। इनको 21 साल तक, यानी कि अगले 21 साल तक, यानी कि 2047 तक कोई टैक्स पे नहीं करना है। अप्लाइज टू फॉरेन क्लाउड सर्विस कंपनीज, कब तक? टिल 2047। अब हम बात कर लेते हैं वो कंपनीज कौन कौन सी हैं। आपने अमेजन वेब सर्विस का नाम सुना होगा, इनफैक्ट आपने अमेजन का नाम सुना होगा, तो अमेजन वेब सर्विस भी क्लाउड प्रोवाइडर है। अमेजन वेब सर्विस भी क्या है? फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर है। और आपने नाम सुना होगा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यानी कि GCP, ये भी क्या है? क्लाउड प्रोवाइडर कंपनी है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एज्योर्स इज ऑल्सो अ फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर कंपनी, ठीक है। अलीबाबा करके भी है एक, जो चाइना की है ना। इस तरीके से IBM क्लाउड करके भी है भाई, IBM क्लाउड। तो इसमें से कोई भी आपको इंडियन कंपनी नहीं दिख रही होगी। तो ये सब अपने सेंटर्स इस्टेब्लिश करेंगे इंडिया में, और इन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना है अगले 21 सालों तक। टैक्स हॉलीडे फॉरेन क्लाउड फर्म्स एक्सटेंडेड टू 2047। द पॉलिसी ड्यूरेशन इज नाउ अंटिल द ईयर 2047। तो मैं चाहूँगा कि आप फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर्स कंपनी के बारे में भी पढ़ें, राइट। तो यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट करती है, ये बातें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। और भी कई सारे टर्म्स हैं जो मैं लेकर आऊँगा आपके लिए अगले एपिसोड में। और तब तक आप बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।